गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं खुशबू सिंह आज कक्षा 10 के लिए गृह विज्ञान के अंतर्गत जल
जल की बहुत सारी उपयोगिता होती है हमारे जीवन में। अगला हम देख लेते हैं शरीर के अंदर जो व्यर्थ के पदार्थ होते हैं, भोजन हम ग्रहण करते हैं, वो उसके बाद से उसमें पाचन क्रिया होता है और व्यर्थ के पदार्थ जो होते हैं शरीर के, वो पसीने के माध्यम से बाहर निकलते हैं, यानी जल के माध्यम से ही बाहर निकलते हैं। तो व्यर्थ के पदार्थ को बाहर निकालने में सहायक बच्चों, जो शरीर के व्यर्थ पदार्थ होते हैं पसीने के माध्यम से बाहर निकाले जाते हैं। इस प्रकार से जो जल है बहुत उपयोगी होता है। और भी उपयोगिता यहाँ पे देख लेते हैं। दैनिक कार्यों के लिए जल उपयोगी होता है। दैनिक कार्यों के लिए भी उपयोगी। बच्चों, यहाँ पे दैनिक कार्यों के अंतर्गत स्नान हुआ, भोजन तैयार करना हुआ, फिर से और भी जो भी कार्य होते हैं जो हम दैनिक कार्य संपन्न करते हैं, उसमें भी जल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जल सबसे पहले देख लेते हैं, जल पीने के लिए उपयोगी होता है। पीने के लिए उपयोगी। दूसरा, जल भोजन पकाने में सहायक। पेड़ पौधे जो होते हैं जल के बिना उनका विकास संभव नहीं। पेड़ पौधे पौधों के लिए उपयोगी। बच्चों, प्रतिदिन के कार्यों के लिए जल बहुत ही उपयोगी होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं सामुदायिक कार्यों के लिए जल की क्या उपयोगिता होती है। यहाँ पे देख लेते हैं सामुदायिक कार्यों के लिए जल की उपयोगिता। सामुदायिक कार्यों के लिए जल की उपयोगिता। बच्चों, यहाँ पे देख लेते हैं सामुदायिक कार्यों के लिए जल किस प्रकार से उपयोगी होता है। सबसे पहले जो तालाब है, नदी, ये जल से ही संभव है। जल से होते हैं। जो सार्वजनिक होता है सबके लिए उपयोगी होता है। आगे देख लेते हैं बच्चों, जो नदी नाले होते हैं उनकी स्वच्छता के लिए जल उपयोगी होता है।
के लिए जल उपयोगी होता है। बच्चों यहाँ पे और देख लेते हैं सामुदायिक कार्य में, और भी देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कहीं पे आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए भी जल उपयोगी होता है। तो ये सब सार्वजनिक सामुदायिक कार्यों के लिए उपयोगी है। उसके बाद से हम यहाँ पे देख लेते हैं जल का संगठन। बच्चों आगे यहाँ पे हम जल का संगठन देखते हैं। जो आपका टॉपिक होगा वो है जल का संगठन। जल का संगठन। बच्चों यहाँ पे जल का संगठन पढ़ेंगे हम। बच्चों यहाँ पे हम जल का संगठन देख लेते हैं। जल किस प्रकार से बना है, जल का संगठन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। जल एक रासायनिक यौगिक है। यह दो प्रकार की गैसों के मिश्रण से बनता है। जल एक प्रकार का यौगिक है और दो प्रकार की गैसों से मिलकर बना है। दो प्रकार की गैसों के मिश्रण से बनता है। जल का सूत्र है H2O, यानी कि 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन के मिश्रण से ये तैयार हुआ जल तत्व नहीं बल्कि एक रासायनिक यौगिक है जो 2 गैसों के मिश्रण से बना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 2 भाग होते हैं और ऑक्सीजन के 1 भाग से मिलकर एक तैयार हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जल एक रासायनिक यौगिक है और 2 प्रकार के गैसों के मिश्रण से बनता है, जिसका सूत्र है H2O, अर्थात हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन के 1 भाग से ये तैयार हुआ है। तो इस तरीके से आप जल का संगठन पढ़ें। आगे बच्चों देख लेते हैं यहाँ पे बच्चों यहाँ पे क्लियर होता है जल का संगठन। जल एक प्रकार का रासायनिक यौगिक है और 2 गैसों के सम्मिश्रण से तैयार हुआ है, जिसका सूत्र होता है H2O। हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन के 1 भाग से मिलकर तैयार हुआ है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जल है एक रासायनिक यौगिक। तो बच्चों यहाँ पे हम आगे देखते हैं जल प्राप्ति के स्रोत। यहाँ पे जल का संगठन हो गया, जल कैसे तैयार होता है, तो 2 गैसों के मिश्रण से होता है। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे, चर्चा यहाँ पे होगी जल प्राप्ति के स्रोत। जो पहले ही हम बताएं कि आज के टॉपिक में आज जो चर्चा होगा जल और जल प्राप्ति के स्रोत। तो यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे जल प्राप्ति के स्रोत। बच्चों हमको यहाँ पे सबसे पहले जानना है कि मुख्य रूप से जल कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ से आता है। तो जल प्राप्ति के स्रोत में हम यहाँ पे समझेंगे जो जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत होता है वह होता है समुद्र। समुद्र से ही हमें जल प्राप्त होता है। अब समुद्र के द्वारा वर्षा होता है, उसके बाद से वह जल 2 भागों में विभाजित हो जाता है। आप लोग
पीछे पढ़ी होगी कि समुद्र से भाप उत्पन्न होता है और बादल के रूप में ऊपर उठता है, वहाँ से बारिश होती है, बरसात होती है और वह वर्षा का जल, कुछ जल जो होता है पृथ्वी पर बहता रहता है। पृथ्वी का बहता जल और कुछ जल जो होता है वो पृथ्वी द्वारा शोषित जल, पृथ्वी द्वारा शोषित जल। बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लियर करते हैं कि जल प्राप्ति के स्रोत हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हमें मुख्य रूप से जल समुद्र से प्राप्त होता है। समुद्र के द्वारा उसमें उष्मा उत्पन्न होने के द्वारा भाप बनके ऊपर उठता है, बादल बनता है, उसके पश्चात वर्षा होती है। वर्षा के बाद जो वर्षा का जल होता है वो दो भागों में विभाजित होता है। कुछ भाग पृथ्वी के ऊपर बहता रहता है, उसे पृथ्वी का बहता जल कहते हैं, और कुछ जल पृथ्वी द्वारा शोषित कर लिया जाता है, तो उसे हम पृथ्वी द्वारा शोषित जल कहते हैं। यहाँ पे बच्चों अब हम जानेंगे कि जो पृथ्वी का बहता जल है वह किस किस रूप में सामने आता है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे दो भागों में विभाजित हो गया, कुछ ऊपर रह जाता है और कुछ पृथ्वी द्वारा शोषित कर लिया जाता है। तो यहाँ पे हम बताएंगे आपको कि पृथ्वी का बहता जल कौन कौन सा होता है। इसमें हम जान लेते हैं झील, ये सब जल प्राप्ति के स्रोत है। बच्चों यहाँ पे आपको एक एक करके बताया जा रहा है। दूसरा होता है तालाब, तीसरा होता है नदी, जो बारिश का जल होता है, पहले बारिश होता है उसके बाद से कुछ जल पृथ्वी के ऊपर ही रह जाता है और कुछ जल पृथ्वी शोषित कर लेता है, भूमि के अंदर चला जाता है। तो जो पृथ्वी के ऊपर जल होता है, भूमि के ऊपर जो जल होता है वो झील के रूप में, तालाब में और नदियों में इकट्ठा हो जाता है, और जो पृथ्वी द्वारा शोषित कर लिया जाता है उसको देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे पृथ्वी द्वारा शोषित जल को देख लेते हैं। यहाँ पे शोषित जल झरने, स्रोत और झरने, ये जल पृथ्वी द्वारा शोषित किया हुआ जल होता है। तो ये सब क्या है, ये जल प्राप्ति के स्रोत हैं। हमें इन सभी जगहों से जल क्या होता है, प्राप्त होता है। सबसे पहले समुद्र द्वारा बारिश के उपरांत पृथ्वी पर कुछ जल बहते हुए रूप में प्राप्त होता है और कुछ जल शोषित पृथ्वी द्वारा शोषित कर लिया जाता है। पृथ्वी द्वारा जो शोषित जल होता है वो कुएं का पानी होता है, कुएं का जल होता है, झरने और स्रोतों के माध्यम से हम उसे अर्जित करते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे समझ पा रहे कि हमें जल कहाँ से प्राप्त होता है। मुख्य रूप से हमें समुद्र से प्राप्त होता है, फिर वर्षा के माध्यम से
वो समुद्र का ही जल वर्षा के माध्यम से पृथ्वी पर आता है और कुछ जल पृथ्वी के ऊपर रहता है जो नदियों में, तालाबों में, झीलों में इकट्ठा होता है और कुछ जल पृथ्वी के द्वारा शोषित कर लिया जाता है जो कुएं के माध्यम से, स्रोत के माध्यम से और झरने के माध्यम से हम उसको अर्जित करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम समझ पाए कि जल प्राप्ति के कौन कौन स्रोत होते हैं। तो मुख्य रूप से समुद्र होता है, उसके बाद वर्षा के उपरांत पृथ्वी पर आता है और वहाँ से कुछ जल पृथ्वी के अंदर चला जाता है, कुछ जल पृथ्वी के ऊपर रहता है जो नदियों और तालाबों का जल कहलाता है और जो जल नीचे चला जाता है उसे कुएं, झरने, स्रोतों के माध्यम से अर्जित करते हैं। तो इस तरह से जल प्राप्ति के स्रोत को यहाँ पे हम समझे। आगे देख लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम वर्षा समझ लेते हैं, वर्षा क्या है। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है, वर्षा हर कोई जानता है लेकिन हमें यहाँ पे व्यवस्थित अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं वर्षा। वर्षा क्या है? बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम वर्षा समझ लेते हैं। वर्षा क्या होता है? सूर्य की गर्मी से, जब सूर्य की गर्मी, सूर्य का जो तापमान होता है समुद्र में बढ़ता है तो उसमें से वाष्प बनता है। उसका वाष्प क्या होता है? वायुमंडल में मिलता है, वायुमंडल में मिल जाता है और बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर जब तापमान कम होते हैं तो वही वाष्प जो होता है वर्षा के रूप में परिवर्तित होकर भूमि पे पड़ता है, ओले के माध्यम से, बर्फ के माध्यम से। तो इस तरीके से वर्षा सूर्य के ताप से, जो सूर्य की गर्मी से वाष्प बनता है समुद्र में, वही बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर तापमान कम होने के पश्चात वो बारिश के रूप में पृथ्वी पर आता है। तो इसे हम क्या समझेंगे? ये है वर्षा। अब हमें नदियाँ समझ लेते हैं। इसके पहले हम आपको बताएं कि वर्षा के पश्चात जब बारिश होता है तो कुछ जल पृथ्वी के ऊपर रहता है और कुछ जल पृथ्वी द्वारा शोषित कर लिया जाता है। तो जो पृथ्वी के ऊपर जल होता है उसमें से वही जल नदियों के रूप में भी इकट्ठा होता है। नदियाँ जो होती हैं जल प्राप्ति की एक अच्छा स्रोत माना जाता है। तो वही जल नदियों में बहता है तो ये नदियाँ का जल कहलाता है। यहाँ पर पहाड़ों में पहाड़ें जब पिघलती हैं, जो पहाड़ों में बर्फ होता है वो पिघलता है और बहने के लिए एक अपने रास्ते बना लेते हैं, उसको नदियाँ कहा जाता है। और दूर दूर तक के नदियाँ अपना रास्ता बनाते हुए आगे निकलती हैं तो इन्हें नदियों का जल कहा जाता है। तो भारत में जल प्राप्ति के जो स्रोत है उसमें से मुख्य स्रोत नदियों को भी माना गया है। नदियों के द्वारा भी हमें जल प्राप्त होता है। आगे देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे झीलें। बच्चों यहाँ पे झील समझ लेते हैं। झीलें क्या होती हैं? सबसे पहले आपको याद दिला दें कि हम पढ़ रहे हैं जल प्राप्ति के स्रोत। उसमें मुख्य स्रोत होता है समुद्र। उसके बाद समुद्र के द्वारा वर्षा होती है। वर्षा जब भूमि में पड़ता है, बरसात होती है तो दो भागों में बढ़ जाता है। भूमि के ऊपर जो जल होता है उसे बहता हुआ जल कहते हैं, भूमि के ऊपर बहता हुआ जल कहते हैं, और कुछ जल शोषित कर लिया जाता है तो उसे शोषित जल कहते हैं। तो यहाँ पे हम प्रत्येक चीज़ को समझ रहे हैं। सबसे पहले वर्षा को समझे, फिर नदियाँ, और यहाँ पे हम झील आपको बता रहे हैं। बच्चों यहाँ पे झील समझ लेते हैं। झीलें दो प्रकार की होती हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक। झीलें दो प्रकार की होती हैं, कृत्रिम
बच्चों जो कृत्रिम झील होते हैं तीन तरफ से पहाड़ी होती है, पहाड़ होते हैं, और चौथे तरफ से जब भूमि का स्तर नीचे होता है, वहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, पहाड़ियों से पानी आता है, तीन तरफ से पहाड़ होते हैं और एक तरफ से बांध बांध के उस पानी को सुरक्षित रखा जाता है, तो उसे हम कृत्रिम झील कहते हैं। प्राकृतिक झील यहाँ पे होता है कि पहाड़ होते हैं और वहाँ पे जो भूमि का स्तर होता है वो नीचे तरफ से होता है, निचला स्तर होता है, तो उसे हम प्राकृतिक झील कहते हैं और वहाँ का पानी साफ होता है। तो इस तरीके से झील दो प्रकार का होता है, और पहाड़ी क्षेत्रों में तीन तरफ से पहाड़ होता है और एक तरफ से बांध बांध के उस पानी को सुरक्षित किया जाता है। वहाँ का जो पृथ्वी का स्तर होता है भूमि का निचले स्तर पे होता है, तो इस तरीके से ये झील हो गया। बच्चों यहाँ पे तालाब देख लेते हैं। ये तालाब बच्चों वर्षा, तालाब में भी वर्षा का ही जल होता है। ये झील के भांति ही इकट्ठा हुआ जल रहता है। पहले बहुत से, अभी भी बहुत से गांव में तालाब के जल को लोग उपयोग में लाते हैं, अपने कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। तो यह भी जल प्राप्ति का एक स्रोत है। तो बच्चों यहाँ पे वर्षा हो गया, झीलें, नदियाँ और तालाब, तो ये सब जल प्राप्ति के स्रोत हैं। बच्चों यहाँ पे हम समझ लेते हैं, फिर से एक बार आप लोगों को रिपीट कर दें, दोहरा दें कि जल प्राप्ति के कौन कौन से स्रोत होते हैं। मुख्य रूप से समुद्र होता है, फिर वर्षा के रूप में परिवर्तित होकर वह जल पृथ्वी पर आता है। कुछ जल पृथ्वी के ऊपर होता है, उसे बहता हुआ जल कहते हैं, और कुछ जल पृथ्वी द्वारा शोषित कर लिया जाता है, तो उसे भूमिगत जल कहते हैं। जो पृथ्वी के ऊपर जल होता है उसमें तालाब, झरने आदि होते हैं। जो भूमिगत हो जाता है तो झील, स्रोत आदि होते हैं। तो इस तरीके से ये जल प्राप्ति के स्रोत हैं। नदियाँ ये जल प्राप्ति के स्रोत हैं। बच्चों आज हम इस वीडियो में पढ़े जल और जल प्राप्ति के स्रोत। धन्यवाद। इसके आगे अगले वीडियो।